आत्मा मणि जागृत हो चुकी थी। कुलगुरु विचित्रवीर युवराज रुद्रदेव के साथ संपर्क स्थापित करने का आह्वान कर चुके थे। जैसे ही आत्मा मणि मिराग ग्रह से बाहर निकली कि राजमहल में बैठी हुई महान मां की आंखों में कुटिलता छा गई थी और वो अट्टहास करके हंसने लगी थी। महान मां ने जानबूझकर कुलगुरु विचित्रवीर को आत्मा मणि जागृत करने के लिए विवश किया था। महान मां का आत्मा मणि जागृत करने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ आवृत को मजबूत बनाना था। आज से करीब एक हफ्ते पहले जब कुलगुरु विचित्रवीर की शक्ति एकदम से क्षीण होने लगी थी, तो श्रीमंत ने आकर महान मां को यह सूचना दे दी थी कि अब राज्य में उतनी ऊर्जा नहीं बची है कि आवृत को उसकी चरम सीमा पर ले जाया जा सके। महान मां को जब ये पता चला कि आवृत को चरम सीमा पर ले जाने भर की ऊर्जा नहीं है, तो उन्होंने आवृत को चरम सीमा पर ले जाने के लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। तभी महान मां को श्रीमंत के द्वारा ये जानकारी मिली कि जीवन ज्योति से लाल रोशनी निकली है, जिसका मतलब ये था कि राज्य रक्षा के पास पारद का दूसरा टुकड़ा जो गायब हो गया था पहुंच गया है। और ये वाकया तब हुआ था जब सिद्धार्थ ने अनिकेत के गले से पारद का टुकड़ा निकाला था। उसी टुकड़े के मिलने के बाद सिद्धार्थ परोक्ष रूप से एक बार इंद्रनगर भी पहुंच गया था, जहां पर उसने बीरेन्द्र शर्मा के बेटे आदित्य कुलश्रेष्ठ यानी राज्य रक्षक आदित्य को देखा था। जैसे ही महान मां को यह जानकारी मिली कि वहां से लाल रोशनी निकली है, उन्होंने श्रीमंत से बद्री के माध्यम से कुलगुरु तक ये बात पहुंचाने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने बद्री को कुलगुरु से महाराज चंद्रमौली के कवच के बारे में भी बात करने को कह दिया था। जब महान मां ने श्रीमंत से ये बात कही तो वो भौंचक्का रह गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में महान मां इस जानकारी को कुलगुरु के पास भेजकर करना क्या चाहती है। लेकिन आज महान मां का इरादा खुलकर सामने आ गया था। कुलगुरु विचित्रवीर के आह्वान पर जब आत्मा मणि जागृत हुई तो उसकी ऊर्जा पूरे राज्य में फैल गई थी और उसकी ऊर्जा आवृत के अंदर भी जाने लगी थी और आवृत ने उसकी ऊर्जा सोखते हुए खुद को बड़ा करना शुरू कर दिया था। अब जब आत्मा मणि युवराज रुद्रदेव से संपर्क करने चली गई थी, तो बची खुची ऊर्जा भी आवृत के द्वारा सोखी जा रही थी और आवृत का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। महान मां ने आवृत की शक्तियों को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए जो खेल रचा था, उनका वो खेल पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा था। इधर महान मां इंद्रनगर राज्य को बर्बाद करने और युवराज रुद्रदेव को मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी और उधर दूसरी तरफ युवराज रुद्रदेव इन सब से अनजान होकर ईटानगर में सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे और सिद्धार्थ एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बुद्धा मार्शल आर्ट्स की तरफ चल पड़ा था। सिद्धार्थ इस बात से तो वाकिफ हो चुका था कि उसे मिराग ग्रह पर स्थित इंद्रनगर राज्य को बचाना है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आखिर में इंद्रनगर को बचाने के लिए उसके रास्ते में कितनी बाधाएं आने वाली हैं। युवराज रुद्रदेव भी इस समय ईटानगर में ही थे और सिद्धार्थ के गांव की चाची शांति देवी और भेड़िए रॉकी के साथ सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे। अगर युवराज रुद्रदेव के पास राज्य रक्षक आदित्य का टीका होता तो वो 1 मिनट में सिद्धार्थ को ढूंढ लेते, लेकिन राज्य रक्षक आदित्य का टीका शक्ति मौली के पास था और शक्ति मौली इस टाइम रणधीर प्रताप के साथ रणवीर के बिजनेस पार्टनर जतिन प्रसाद के घर में लेटा हुआ था। जतिन ने रणधीर प्रताप की पूरी कहानी सुनकर उसे वहां रुकने की परमिशन दे दी थी। युवराज रुद्रदेव अभी गाड़ी में बैठे हुए जा ही रहे थे कि तभी उनके कानों में सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फाइटर जेट वहां से जा रहा हो। गाड़ी रोकिए शांति चाची, 1 मिनट, गाड़ी रोकिए, युवराज रुद्रदेव ने चीखते हुए कहा। अचानक से युवराज रुद्रदेव के घबराकर चीखने की वजह से शांति देवी भी घबरा गई थी और उन्होंने गाड़ी साइड में करके रोक दी थी। क्या हुआ युवराज? शांति देवी ने युवराज रुद्रदेव से सवाल किया। गाड़ी के सारे शीशे खोल दीजिए चाची, इंद्रनगर से सिग्नल आ रहा है, युवराज रुद्रदेव ने शांति देवी की तरफ देखते हुए अकुलाहट के साथ कहा। उनके चेहरे की अकुलाहट मामले की गंभीरता को साफ साफ बता रही थी। युवराज रुद्रदेव की अकुलाहट देखने के बाद शांति देवी ने उनसे ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए गाड़ी के शीशों को खोल दिया था और तभी उन्हें भी आसमान से एक रोशनी की महीन धारा अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। सिर्फ शांति देवी को नहीं, बल्कि पूरे ईटानगर जिले या यूं कहें कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में वो रोशनी की महीन धारा दिखाई दे रही थी। जो लोग उस धारा को देख रहे थे, वो अपने आसपास मौजूद लोगों को भी रोशनी की वो धारा दिखा रहे थे। सिद्धार्थ के साथ बुद्धा मार्शल आर्ट्स जा रहे बीरेन्द्र शर्मा की नजर भी जब उस धारा पर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी चला रहे ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा।
एक मिनट गाड़ी रोको। बीरेन शर्मा का ऑर्डर पाते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। तब तक वो धारा ईटानगर जिले के आसमान में आ चुकी थी। वो इतनी ज्यादा चमक रही थी कि अंधेरा ना होने के बावजूद वो आसमान में दिखाई दे रही थी। ये क्या है? गुल्लू की नजर जब उस धारा पर गई तो उसने अपने बगल में मुंह लटकाए बैठे सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ की भी नजर उस धारा पर चली गई थी। और जब उसने भी रोशनी की धारा देखी तो वो भी थोड़ा सा चकित हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद पारद पर गई, जो इस समय चमकते हुए 9 रंगों में अपना प्रकाश परिवर्तित कर रहा था। पारद को अचानक से रंग बदलते देख और उसके साथ साथ उस रोशनी की धारा को आते देखकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। कहीं ये मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं? सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी वो रोशनी की धारा एकदम से करीब आ गई थी और जो लोग उस धारा को देख रहे थे उनकी आंखें चौंधिया गई थी और वो घबराकर इधर उधर भागने लगे थे। जो लोग पैदल थे वो पैदल ही भाग रहे थे, जो लोग गाड़ियों से थे वो लोग गाड़ियों से भाग रहे थे। यहाँ तक कि जानवर भी अपनी अपनी रहने वाली जगह पर दुबकने लगे थे। आसमान में अचानक से इतनी बड़ी ऊर्जा स्रोत का दिखाई देना सबको चकित कर गया था। किसी को ये एलियन के आने का संदेश दिखाई दे रहा था तो कोई कयामत और प्रलय की बात कर रहा था। ईटानगर की जनता का कलेजा मुंह में आ चुका था। ऊपर से टीआरपी के भूखे न्यूज चैनल्स ने चीजों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से और ज्यादा खौफ फैल गया था। कमोबेश 10 से 15 मिनट तक यही स्थिति बनी रही। बीरेन शर्मा भी गाड़ी में आकर बैठ गए थे और उसके बाद सिद्धार्थ को लेकर वहां से निकल गए थे। सिद्धार्थ अपने हाथ में मौजूद पारद को दूसरे हाथ से छिपाए हुए था ताकि किसी को उसकी अंगूठी के बारे में पता न चले। सिद्धार्थ जब वहां से बुद्धा मार्शल आर्ट्स की तरफ जा रहा था, ठीक उसी वक्त सड़क के दूसरी साइड पर वो लाल एसयूवी खड़ी हुई थी, जिसमें युवराज रुद्रदेव, शांति देवी और रॉकी बैठे हुए थे। चूंकि इस समय आत्मा मणि का संदेश आ रहा था, इसलिए युवराज रुद्रदेव की सारी ताकत उस संदेश को ग्रहण करने में लगी हुई थी। लेकिन अगर इस समय ये संदेश ना आया होता तो शायद युवराज रुद्रदेव अपनी सेंसिंग क्षमता से सिद्धार्थ को अपने आसपास ढूंढ लेते और इंद्रनगर की सारी मुसीबतों का अंत एक ही बार में हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अभी शायद इंद्रनगर की किस्मत में वो समय नहीं आया था कि राज्य रक्षक सिद्धार्थ के वहां पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो। सिद्धार्थ बीरेन शर्मा के साथ वहां से चला गया था। जैसे ही सिद्धार्थ वहां से गुजरा कि जो ऊर्जा आसमान में छाई हुई थी वो एक बिंदु में विलीन हो गई थी और उसके बाद एक छोटी सी गोली बनकर आकर युवराज रुद्रदेव के माथे में समा गई थी। जैसे ही युवराज रुद्रदेव के माथे में वो ऊर्जा समाई कि ईटानगर के आसमान में बिना कारण ही बिजली कड़क गई थी और मौसम साफ होने के बावजूद वहां बारिश होने लगी थी। ये कैसा अपशकुन है? कहीं ईटानगर पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? सिद्धार्थ के साथ वहां से जा रहे बीरेन शर्मा ने अचानक से बारिश होते देखकर कहा। इधर बीरेन शर्मा अचानक से शुरू ही बारिश की वजह से चिंतित दिखाई दे रहे थे और सिद्धार्थ उस रोशनी को अपने लिए कोई संदेश मान रहा था। उधर दूसरी तरफ युवराज रुद्रदेव कुलगुरु विचित्रवीर के साथ आंतरिक रूप से जुड़ चुके थे। प्रणाम कुलगुरु। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु विचित्रवीर के साथ आंतरिक संवाद स्थापित होते ही कहा। प्रणाम युवराज। कुलगुरु ने युवराज रुद्रदेव के अभिवादन का जवाब दिया और उसके बाद बिना देरी किए हुए सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, युवराज, राज्य रक्षक कहाँ है? वो आपके पास है ना? कुलगुरु ने सवाल किया। नहीं कुलगुरु, अभी तो मैं राज्य रक्षक सिद्धार्थ के गांव की एक महिला के साथ उसे ढूंढ रहा हूँ। वो करीब 20 दिन पहले कतिपय कारणों से गायब हो गया था। तब से उसके बारे में ना कोई खबर है और ना ही कोई सुराग मिल रहा है कि वो कहाँ है। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु विचित्रवीर को जवाब देते हुए कहा। युवराज रुद्रदेव के इतना कहते ही कुलगुरु विचित्रवीर एकदम से चौंक गए थे। उन्हें लग रहा था कि राज्य रक्षक को युवराज रुद्रदेव ने ढूंढ लिया है और इसी अंदाजे पर उन्होंने आत्मा मणि को जागृत किया था। लेकिन जब युवराज रुद्रदेव ने उनसे ये कहा तो फिर उनके होश ही उड़ गए थे। फिर राज्य रक्षक के जीवन ज्योति ने मुझे संकेत क्यों दिया था कि वो इंद्रनगर के किसी निवासी के साथ है? कुलगुरु गंभीर आवाज में बोले। कब दिया था? युवराज रुद्रदेव ने सवाल किया और उसके बाद कुलगुरु विचित्रवीर ने इंद्रनगर में जितनी भी घटनाएं घटी थी सबके सब युवराज रुद्रदेव के सामने रखती थी। युवराज रुद्रदेव ने जब ये सुना कि राज्य रक्षक एक दिन पहले ही मेरा ग्रह की सीमा तक गया था तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कुलगुरु? युवराज रुद्रदेव ने सवाल किया। ऐसा हुआ है,
राज्य रक्षक जिसका नाम आप सिद्धार्थ बता रहे हो, वो मीराक की सीमा तक आ चुका है, लेकिन मीराक ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मुझे लगा कि आप ही लेकर आए थे, लेकिन कतिपय कारणों से आप लोगों को वापस जाना पड़ा। कुलगुरु विचित्रवीर ने युवराज रुद्रदेव से कहा। इधर कुलगुरु विचित्रवीर और युवराज रुद्रदेव सिद्धार्थ के बारे में बात कर रहे थे और उधर सिद्धार्थ बीरेन्द्र शर्मा के साथ बुद्धा मार्शल आर्ट्स पहुंच चुका था। वहां जाकर वो सबसे पहले अपने पिता महेश के पास पहुंच गया। महेश आज काफी दिनों के बाद सिद्धार्थ को देख रहे थे, इसलिए जैसे ही उनकी निगाह सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी, वो खुशी के मारे रोने लगे थे। अपने पिता महेश को रोते देखकर सिद्धार्थ की भी आंखों से आंसू बाहर निकल आए थे और वो भी उनके गले लगकर रोने लगा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ और महेश का भरत मिलाप चलता रहा और उसके बाद सिद्धार्थ ने महेश से सवाल किया, आप ठीक हैं पिताजी? अभी तक तो ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हो गया हूं, महेश भावुकता से भरी हुई आवाज में बोले। इधर सिद्धार्थ और महेश का भावुक मिलन हो रहा था और दूसरी तरफ युवराज रुद्रदेव और कुलगुरु विचित्रवीर आपस में बातें कर रहे थे। तो अब क्या आज्ञा है कुलगुरु? अब तो हमारे संपर्क का आखिरी रास्ता भी बंद होने जा रहा है। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु विचित्रवीर से कहा, हमारी बातचीत ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा युवराज। आपको जल्द से जल्द सिद्धार्थ को ढूंढकर यहां लाना होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इंद्रनगर अब बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कुलगुरु विचित्रवीर ने युवराज रुद्रदेव को जवाब दिया कि तभी उनकी आवाज फंसने लगी थी। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे अपने यहाँ मोबाइल नेटवर्क बाधित होने पर होता है। कुलगुरु, आप मेरी बात सुन रहे हैं? कुलगुरु, क्या हुआ कुलगुरु? युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु विचित्रवीर को जोड़ने की कोशिश करते हुए सवाल किया, लेकिन तभी उन्हें शोर सुनाई देने लगा था और फिर उनके कानों में कुलगुरु की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो साक्षात मृत्यु है। कुलगुरु के इतना कहते ही उनका संपर्क टूट गया था। आखिर क्यों टूटा था कुलगुरु और युवराज रुद्रदेव के बीच संपर्क? क्या महान मां ने खेल दिया है इंद्रनगर में अपना खेल? क्या शुरू हो चुकी है इंद्रनगर की असली बर्बादी? और क्या युवराज रुद्रदेव कामयाब हो पाएंगे सिद्धार्थ को ढूंढने में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।